गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटे आप लोग? बेटे गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटे? एम आई ऑडिबल टू यू? सभी को बेटे आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे आवाज आ रही है? यस सर। चलो बेटे, आवाज सब क्लियर है। आइए आज की क्लास शुरू करें। सर आज की क्लास में हमने क्या करना था? कल बेटे मैंने आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले मैंने उन होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर एफ तक हम कंसीडर कर चुके थे बेटे। एफ के बाद हाँ बेटे, पॉइंट नंबर एफ तक हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। पॉइंट नंबर एफ के बाद जी से लेके एस तक, फ्रॉम जी टू एस, ये बेटे मैंने पॉइंट आपको होमवर्क में दे रखे थे। मैंने कहा था पता करके बताना है कि बेटे बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। शुरू करें? बोलो ना यस सर। चालू करो सर। बोलो बेटे यस सर। अभी बेटे यस सर और नो सर नहीं लिखोगे तो बाद में अगर कोई डाउट आएगा तो डाउट कैसे पूछोगे बेटे? ठीक है, चलो बेटे। अगला पॉइंट था कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप गैलरी इन अ थिएटर हॉल। अगर आप अपने थिएटर हॉल या सिनेमा हॉल में एक एडिशनल गैलरी बनाते हैं तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा बेटे? बताओ। अगर आप अपने सिनेमा हॉल में, थिएटर हॉल में एक एडिशनल गैलरी बनाते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखो बेटे, आंसर देने से डरना नहीं है। अपने डर को पहले चैप्टर से ही निकालना शुरू करो। आप जब सीए फाउंडेशन का पेपर देंगे तब उस समय बेटे इसी डर को आपने सामना करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं निकाला तो आंसर दे दे के इतनी प्रैक्टिस बना लो कि बस कोई हमसे सवाल पूछे हमने आंसर देना ही है। सर गैलरी मींस बालकनी। हाँ बेटे, गैलरी मींस बालकनी। अगर एक आपने एडिशनल बालकनी बनाई है तो ये एडिशनल बालकनी बनाने में जो खर्चा आएगा वो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू? बेटे बिल्कुल ठीक बात है। दो बच्चों के आंसर आए हैं बेटे यहां पर। एक ने कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे ने भी कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर रीजन क्या लिखोगे? पहली बात, अगर आप एक एडिशनल बालकनी बनाते हैं तो उसमें एडिशनल सिटिंग कैपेसिटी आ जाएगी, कुछ एडिशनल उसके अंदर सीट लग जाएंगी। हाँ, तनु का भी आंसर आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक बेटे, कुछ एडिशनल सीट्स वहां पर आप लगा देंगे। आप सीट्स एडिशनल लगा देंगे तो उतने ही खर्चों में वही सिनेमा हॉल चलेगा, वही मूवी चलेगी, वही स्क्रीन प्ले होगी। उतने ही खर्चों में आप कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी वहां पर बिठा पाएंगे। इससे पहली बात तो आपके बेटे फ्यूचर बेनिफिट इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो लिखना चाहिए फ्यूचर बेनिफिट का लिखना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया था एंड्यूरिंग बेनिफिट। तो एक एडिशनल एंड्यूरिंग बेनिफिट। जब आप रीजन लिखेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड जो आपको अपने रीजन के अंदर लिखना चाहिए, दैट दिस एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज द एंड्यूरिंग बेनिफिट एंड इट विल इंक्रीज द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। दूसरा रीजन क्या लिखेंगे? अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर एडिशनल बालकनी बनाते हैं तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट, सिनेमा हॉल आपके लिए क्या है बेटे? फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इट विल जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। देयरफॉर इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं। अगला, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म। अगर आपने पुरानी फर्म की गुडविल खरीदी है, पुरानी फर्म का नाम खरीदा है, ब्रांड नेम खरीदा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेटे? बताएं। अगर आपने पुरानी फर्म की गुडविल खरीदी है, पुरानी फर्म का कोई कैपिटल ये खरीदा है, तो ये आपके लिए उत्कर्ष का आंसर आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बताओ बेटे, मैं सबके आंसर, तनु का आंसर आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बताओ। हाँ, यहां पर भी आंसर एकदम ठीक है। अगर आपने किसी की गुडविल खरीदी है तो गुडविल हमेशा क्या होती है बेटे? फिक्स्ड एसेट्स। ये बात अलग है कि हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होती है बेटे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बचपन में बेटे आपने पढ़ रखा होगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यानी क्या होता है, तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा बेटे वो सारी एसेट जिसको आप छू सकते हैं, टू विच यू कैन टच, यू कैन सी, दैट इज नोन एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन अब सीए फाउंडेशन के अंदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हाँ, अब ये मत लिखना था ऑल दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच और व्हिच कैन बी सीन इज नोन एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स।
सर ये डेफिनेशन गलत है। गलत नहीं है बेटे, 11th क्लास में आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको सिखाने समझाने के लिए ये डेफिनेशन एकदम ठीक थी, क्योंकि पहली में जिंदगी में पहली बार तो आप कॉमर्स पढ़ रहे थे, टेंजिबल वर्ड पहली बार तो आपने कॉमर्स के अंदर सुन रखा था, तब उस कंडीशन में मैडम ने ये वाली जो डेफिनेशन आपको सिखाई वो एकदम ठीक थी। अब डेफिनेशन क्या होगी, एनी ऑफ द एसेट विच इज हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, जिसका बेटे कोई फिजिकल सब्सटेंस हो, फिजिकल सब्सटेंस, उसको कहते हैं बेटे हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल मशीन, अगर हम मशीनें खरीदते हैं तो बेटे मशीनों का फिजिकल सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन होती है नॉट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, फिजिकल सब्सटेंस ना हो, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप किसी फॉर्म की गुडविल खरीदते हैं, किसी भी फॉर्म का ब्रांड नेम खरीदते हैं, तो ये भी आपके फ्यूचर में प्रॉफिट या ये भी आपकी फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। क्योंकि सोचो ना बेटे, एक आदमी जिसकी मार्केट के अंदर कोई गुडविल ही नहीं है, एक आदमी जिसने मार्केट के अंदर कोई ब्रांड नेम कमाया ही नहीं है, वो बेटे 10 रुपए में सामान बनाता है और मार्केट में 10-20% का प्रॉफिट ऐड करके 12 रुपए में सामान बेच देता है और वो 10-20% का नॉर्मल प्रॉफिट कमाए चला जा रहा है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसका ब्रांड नेम बहुत तगड़ा है। अब ब्रांड नेम बहुत तगड़ा है तो सामान वो भी 10 रुपए में ही बना रहा है, उसकी भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 रुपीज आती है, लेकिन क्योंकि उसका ब्रांड नेम है इसलिए कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं, कस्टमर उस पर भरोसा करते हैं, इसीलिए बेटे वो 10 रुपए के सामान को 15 और 20 रुपए में देता है। तो अल्टीमेटली अगर आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट के अंदर आपके पास में किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज है। गुडविल का मतलब क्या बेटे, गुडविल का मतलब आप समझा करेंगे आज से एडवांटेज। गुडविल मतलब होती है एडवांटेज। अगर आपके पास में किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज है, सर एडवांटेज मतलब हो सकता है आपके पास में प्रोडक्शन एडवांटेज हो, आपकी प्रोडक्शन टेक्निक इतनी अच्छी हो कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखता हो, आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग हटके कस्टमर को सेटिस्फाई करता हो, कस्टमर को एडिशनल सेटिस्फैक्शन देता हो, और सिर्फ किसके कारण, आपकी प्रोडक्शन टेक्निक बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपके पास में एडवांटेज हो बेटे प्रोडक्शन का, अगर एडवांटेज नहीं है तो हो सकता है आपके पास में एडवांटेज यहां पर कमोडिटी का हो, गुड्स का हो। आप जो गुड्स बना के बेचते हैं वो आपके अलावा कोई बना के बेच ही नहीं सकता। हो सकता है बेटे आपके पास में एडवांटेज हो किसी भी तरह के राइट्स का, अधिकारों का, राइट्स का। सर मतलब राइट्स का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज को बना के बेचने की कानूनी तौर पे सिर्फ आप ही के पास में परमिशन है, आपके अलावा वो चीज बना के कोई और बेच ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर आपने कोई नया फॉर्मूला बनाया, कोई नया प्रोडक्ट बनाया, आपने उसका पेटेंट करवा लिया, अब ये पेटेंट आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि पेटेंट ये बताता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सिर्फ आप ही बना सकते हैं, आपके अलावा आपकी परमिशन के बिना वो प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। अगर वो प्रोडक्ट किसी और ने बनाया विदाउट योर परमिशन तो वो इलीगल काम हो जाएगा। इसका मतलब आपकी एक मोनोपोली होगी मार्केट के अंदर, ओनली यू कैन प्रोड्यूस एंड यू कैन सेल। तो अल्टीमेटली ये जो आपके पास में अधिकार है ये भी कई बार आपकी एडवांटेज बन जाते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी एडवांटेज जो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है उसको कहते हैं बेटे हम लोग गुडविल। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी की गुडविल खरीदते हैं इसका मतलब आप एक एडवांटेज खरीद रहे हैं, और एडवांटेज से मिलेगा ये कि आपका प्रेजेंट में तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आप प्रेजेंट में तो पहले से ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे, साइड बाय साइड यू विल बी एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू इन द फ्यूचर पीरियड ऑल्सो। इसीलिए गुडविल हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाती है। ये बातें बेटे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ में आपको आंसर भी लिखने पड़ेंगे, रीजन भी लिखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टीजमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ वर्क टू न्यू एंड बेटर साइट। अगर आपने पहली बात तो बेटे यहां पे दो खर्चों की बात हो रही है, एक खर्चा है आपका हैवी एडवर्टीजमेंट का, दूसरा खर्चा है रिमूवल ऑफ वर्क टू न्यू एंड बेटर साइट। आप बेटे अपने हैवी एडवर्टीजमेंट के खर्चे कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने हैवी एडवर्टीजमेंट के खर्चों के साथ साथ आपने अपनी पहले फैक्ट्री कहीं और बना रखी थी, अब आपको ऐसा लगता है कि यार जो नई लोकेशन मिली है वहां पे फैक्ट्री अगर शिफ्ट कर दें तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेटे अब बताओ यहां पर ये जो दो खर्चे हैं, पहली बात इसके अंदर पहला खर्चा है हैवी एडवर्टीजमेंट का। बताओ बेटे हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या तीसरा खर्चा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो पहले भी तो रेवेन्यू और कैपिटल की बात करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू को बीच में मैं लेके आता ही नहीं। हाँ चलो
बताओ, हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए? बताओ बेटे, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आंसर दो, हमने क्लास आगे कंटिन्यू करनी है फिर। बताओ बेटे, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपने जबरदस्त मार्केटिंग पे ऊट पटांग तरीके से पैसा खर्चा किया, तमाम बिल्कुल पानी के जैसा पैसा बहाया बेटे, आपने इतना पैसा खर्चा कर दिया नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की एडवर्टीजमेंट में, तो बताओ बेटे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटे, एक आंसर आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेटा मेरा जवाब नहीं है, जो आंसर आपके आ रहे हैं पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आप लोग कितना सही सोच सकते हैं। सर ये बात बताओ, ये 2 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का, आपको ऐसा नहीं लगता आप जरूरत से ज्यादा सर इसको खींच रहे हो? बेटे मैं आपका बेस बना रहा हूं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसी पे बेस्ड है। कई चैप्टर आपके आगे ऐसे आने वाले हैं जहां पर अगर आपसे गलती होती है तो सिर्फ इसीलिए गलती होती है क्योंकि आपने रेवेन्यू और कैपिटल की प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी होती है। अच्छा सर, उत्कर्ष ने आंसर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटे बात तो सही है, अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए और उस पर हैवी एडवर्टीजमेंट की जाए, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर दिया जाए, तो शायद इससे हमारी फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ सकती है। इस आधार पे अगर मैं देखूं तो यह है बेटे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अब बेटे ध्यान से सुने, यहां पर एक कंट्रोवर्सी और मुझे एक टॉपिक भी समझाना है, एक यहां पर कंसेप्ट भी डिस्कस करना है। हां सर बोलो। अरे यार ये क्या हो गया? हां तो बेटे क्योंकि फ्यूचर का हैवी एडवर्टीजमेंट आपके लिए शायद फ्यूचर का हैवी एडवर्टीजमेंट आपके लिए आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। इट मे इंक्रीज फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी आपकी फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, आपके लिए फ्यूचर में एडवांटेज लेके आ सकता है, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेके आ सकता है। तो शायद मुझे इसको बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देना चाहिए। लेकिन नाम क्या लिखा है बेटे? नाम लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब जब हम बात करते हैं बेटे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बेटे नॉर्मली होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। सर ऐसा क्यों? कोई भी खर्चा जो आपके 3 खर्चे कौन कौन से? एक तो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के रनिंग एक्सपेंस, एक तो बिजनेस जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलते रहने देने के लिए भी आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। और तीसरा, आप जो गुड्स या सर्विसेज बना के बेचते हैं, उन गुड्स या सर्विसेज को बना के बेचने में भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसको कहते हैं बेटे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली बेटे बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और बिजनेस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारा जो करंट रेवेन्यू है, जो हमारा प्रेजेंट रेवेन्यू है, इसको मेंटेन करने के लिए होता है कि भाई जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, जितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, उतना रेवेन्यू हम जनरेट करते रहें, मार्केट में हमारी जो पोजीशन है मार्केट में वही पोजीशन हमारी बनी रहे। इसीलिए बेटे अपनी पोजीशन को उसी लेवल पे लाए रखने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर का किया जाना जरूरी है। अगर आप बेटे मशीनों पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद बेटे मशीनें खराब हो जाएंगी। अगर आप अपनी बिल्डिंग पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर बेटे आप अपने ऑफिस के फर्नीचर और इक्विपमेंट्स के ऊपर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बेटे उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए बिजनेस जिस हाल में है उसी हाल में बनाए रखने के लिए भी आपको मिनिमम पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसको कहते हैं बेटे रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। उसके बाद जो आपकी प्रेजेंट में सेल है उतनी ही सेल जनरेट होती रहे, उतनी, और प्रेजेंट में आपकी सेल थोड़ी बहुत बढ़ जाए, सेल्स के प्रमोशन के लिए आप जो खर्चा करते हैं उसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और ये सारे खर्चे क्या होते हैं? हमेशा ये सारे खर्चे बेटे आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। अब बेटे यहां पर एक धर्म संकट है, यहां पर बेटे धर्म संकट ये है कि एक तो आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सर कारण, हम जितना एडवर्टीजमेंट करेंगे हमारा कस्टमर बेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ऐसा विचार बनता है। और विचार कहीं से गलत भी नहीं है, विचार एकदम ठीक है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, और कस्टमर बेस बढ़ेगा तो इससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इसको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए।
लेकिन एडवर्टीजमेंट के खर्चों में एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि दूर से देखने में जरूर ऐसा लगता है, दूर से देखने में ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि अगर एडवर्टीजमेंट की जाए तो एडवर्टीजमेंट करने से आपकी फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, फ्यूचर में आप कितना एडिशनल कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे, फ्यूचर में इसका प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यह आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो बेटे एडवर्टीजमेंट कुल मिला के अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। हम एडवर्टीजमेंट करते चले जाते हैं, लेकिन किस एड का, किस टाइप के एडवर्टीजमेंट का पब्लिक के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा और किस टाइप का एडवर्टीजमेंट हमारे लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, यह कह पाना मुश्किल होता है। कई बार तो यह भी होता है कि हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर करते हैं लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं आता, उन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के कारण भी हमारी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ती। तो एडवर्टीजमेंट से फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ सकती है, लेकिन कितनी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट इंक्रीज होगा, फ्यूचर एंड्यूरिंग बेनिफिट कितने बढ़ेंगे, इनको क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है। कितनी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी इसको कैलकुलेट करने का कोई आपके पास में एक रिजिड फॉर्मूला नहीं है। आप बोलो कि सर इससे हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बेटे ये आप अपने प्योर आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल के बेसिस पे कह रहे हो कि इससे हमारा 10% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट इट इज नॉट श्योर कि आपका वाकई में प्रॉफिट 10% से बढ़ जाए। तो एडवर्टीजमेंट से फ्यूचर बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, लेकिन कितने बेनिफिट मिलेंगे उसकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते तो ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर का दर्जा देना भी कायदे से गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जिस चीज के बारे में श्योरिटी नहीं है उस चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोला जा सकता। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपके अंदर श्योरिटी नहीं है कि इस खर्चे के कारण मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, सर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर आप इस धर्म संकट में फंसे हो, फिर भी अगर आपने उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया तो उसको एसेट का दर्जा मिल जाएगा, और अगर उसको एसेट का दर्जा मिल जाएगा तो सीधे बैलेंस शीट पे चली जाएगी, और बैलेंस शीट में जाते से ही वो बेटे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर देगी, जबकि गलत है। आपको सिर्फ उसी चीज को एसेट में लिखना चाहिए जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है। इसीलिए अब लगता जरूर है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के कारण फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे यह कैलकुलेट ना कर सकने के कारण हम एडवर्टीजमेंट को यहां पर अक्सर रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। वे यही चीज कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वर्क टू न्यू एंड बेटर साइट के लिए आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपने कहा यार यहां पे जो फैक्ट्री है उसी फैक्ट्री को हम वो अच्छी लोकेशन पे लेके चलते हैं, यहां से फैक्ट्री को शिफ्ट करके वहां ले जा लेते हैं। चलो आपने ले गए, अब फैक्ट्री की शिफ्टिंग में कुछ पैसा तो आपने खर्च किया होगा ना। अब जब आप उसको एक बेहतर साइट पे लेके जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इससे भी हमारी फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो। लेकिन एक बात बताओ, जितनी बड़ी फैक्ट्री थी उतनी ही बड़ी फैक्ट्री आपने दूसरी लोकेशन पे लेके चले गए, यानी जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आप यहां कर रहे थे उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आप दूसरी लोकेशन पे करोगे। तो जब आप पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो आपकी क्या इससे रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी? इसीलिए एक साइड से देखा जाए तो यह खर्चा भी एक एंगल से देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है बेटर साइट, अच्छी जगह पे हमने अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर लिया। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्योंकि जिस साइज की मेरी फैक्ट्री थी उस साइज की ही फैक्ट्री को मैंने दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर सेम साइज की फैक्ट्री है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है, तो जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले प्रोड्यूस हो रही थी उतनी ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी भी प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब आपकी फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी शायद ना भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं बेटे जो बेसिकली होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट का खर्चा ले लो या जो इस तरीके से आपने खर्चा किया ना बेटे कि आपने अपनी फैक्ट्री को दूसरी और बेहतर लोकेशन पे ट्रांसफर कर लिया, ऐसे खर्चे बेसिकली होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन इनसे भी शायद फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। वर्ड कौन सा यूज किया बेटे मैंने? शायद फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर कोई खर्चा ऐसा है जो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है लेकिन हमें उसमें भी कोई फ्यूचर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारे अंदर आशा है, तो ऐसे खर्चों को बेटे हम कहना शुरू कर देते हैं deferred revenue expenditure. These expenses are known as deferred revenue expense.
बेटे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना जरूरी है, और साथ में एंड दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि इससे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है, बेसिकली वो रेवेन्यू एक्सपेंस है खर्चा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम तो तुरंत उसको रेवेन्यू एक्सपेंस क्लासिफाई कर देंगे। बेसिकली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप उसमें भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस मुद्दा यहां पर यह है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट की वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इसको हम बेटे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चों को आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन देंगे। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, हाँ बेटे ये लो, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गाइडेंस नोट। सर ये गाइडेंस नोट क्या है? बेटे इंस्टीट्यूट वाले आपकी अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया आपको अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है। क्या नाम बोला बेटे? मैंने कहा एएस। एएस का मतलब होता है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है STAN स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब यहां पर होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए, इसका जो एक वो आता है ना, गाइडलाइंस जो आती हैं, वो होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती कुछ नहीं है, ये होती है बेटे जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक है बेटे हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसका नाम है बेटे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब आपके पास में जो साल के आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, आपको किस तरीके से अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने स्टॉक की मॉनेटरी वैल्यू निकालनी चाहिए, उसके लिए बेटे पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है AS2। अब इसके अंदर जनरल गाइडलाइन लिखी है कि किस तरीके से आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड को यूज कर सकते हैं, किसको आप यूज नहीं कर सकते, किन कंडीशन में कौन सी मेथड यूज की जाए, किन कंडीशन में कौन सी मेथड ना यूज की जाए। तो ये सारी बातें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखी हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी जनरल गाइडलाइंस हैं वो लिखी हैं AS2 के अंदर। तो ऐसे ही जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो होते हैं जनरल गाइडलाइंस। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट के AS में कुछ लिख देने के बाद अगर किसी के मन में कोई डाउट आता है कि अगर मान लो ऐसे से ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा होता है उसी की और ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए अलग से जो स्टेटमेंट्स आते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनको कहा जाता है गाइडेंस नोट। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है उसके अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दें, तो वहां पर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई बातों को कोई गलत तरीके से ना समझ ले, इसलिए उस बात को और ज्यादा डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए, उस बात को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है गाइडेंस नोट। और दूसरी चीज, मान लो बेटे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई एक मैटर ऐसा है जो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो अकाउंटिंग कैसे करें? तो ऐसी कंडीशन में इंस्टीट्यूट ने अगर किसी मैटर से रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया है तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए भी इंस्टीट्यूट वाले गाइडेंस नोट इशू करते हैं कि भाई फलाना फलाना चीज के बारे में हमारा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए फलाना फला आइटम की अकाउंटिंग आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये जनरल प्रिंसिपल होगा, ये नॉर्मल इंडस्ट्री की कस्टम्स और ट्रेड है, तो इसके बेसिस पर आप इसकी अकाउंटिंग ऐसे ऐसे कर दे, बात खत्म। तो इसलिए भी गाइडेंस नोट आते हैं। तो बेटे आपके किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर वैसे तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कहीं नहीं लिखा, हां, लेकिन किन खर्चों को डेफर कराना चाहिए और किन खर्चों को डेफर नहीं कराना चाहिए यह आपके हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है। लगभग बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर यह लिखा है कि अगर यह खर्चा होता है तो आप इसको रेवेन्यू मानेंगे, अगर यह खर्चा होता है तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, लेकिन अगर कभी खर्चा ऐसे ऐसे होता है तो इस खर्चे को आप डेफर कराएंगे और आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो बहुत सारे एएस के अंदर डेफर्ड एक्सपेंस नाम का वर्ड जरूर यूज हुआ है, लेकिन किसी भी एएस के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने नहीं दी। तो बाद में बेटे इंस्टीट्यूट को एक गाइडेंस नोट्स के थ्रू ये बताना पड़ा कि हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बेटे इंस्टीट्यूट ने कहा
टर्म यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड बाय आईसीआई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज द एक्सपेंडिचर, यानी ये भी आपका एक खर्चा ही होगा, फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड और लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड, यानी बेटे किसी भी खर्चे के लिए या तो आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ पेमेंट हैज बीन मेड, यानी और या तो फिर आप ये करते हैं किसी से आप अपनी सर्विसेज ले लेते हैं और सर्विसेज लेने के बाद आप कहते हैं कि इसका पेमेंट मैं फ्यूचर में करूंगा। तो अगर आपने किसी की सर्विसेज ले ली और उससे कहते हैं कि इसका पेमेंट मैं आपको फ्यूचर में करूंगा, तो इसका मतलब आपने एक लायबिलिटी जरूर इनकर कर ली, तो लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड, but which is carried forward on the presumption that it will be बेनिफिट ओवर द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन खर्चों को आप पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए एक ही साल का प्रॉफिट या लॉस में आप चार्ज नहीं करना चाहते। आपने बेटे थोड़े थोड़े खर्चों को प्रॉफिट की या इनकम के अगेंस्ट में चार्ज किया अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, और बचे हुए खर्चों को फ्यूचर पीरियड के लिए ट्रांसफर कर दिया कि आगे आने वाले प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन खर्चों को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे खर्चे जिनको आप टालना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा सा खर्चा करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा खर्चा अगले साल, थोड़ा सा खर्चा उसके और अगले साल, फिर थोड़ा सा खर्चा उसके और अगले साल, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकालते समय एज एन एक्सपेंस मानेंगे। तो इसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटे यहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। मैंने बेटे यहां पे खर्चा कर दिया हैवी एडवर्टीजमेंट का। अब हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा है तो अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा नॉर्मली क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन क्योंकि मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे फ्यूचर बेनिफिट मिल सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, पूरा का पूरा खर्चा एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके टाल टाल के थोड़ा थोड़ा हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। वैसे ही कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वर्क फ्रॉम वर्क टू द बेटर साइड, ये खर्चा भी आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटे, बताओ, बोलो बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोलो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया, हां या ना? बताएं बेटे, किसी को क्या कोई डाउट है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, हां या ना? उत्कर्ष ने आंसर दिया यस सर। और बताओ बेटे। यस सर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अ सम ऑफ ₹1000 वॉज स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री। बताओ बेटे, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंस है? बताओ बेटे, आपने 1000 रुपए खर्च कर दिए आपने अपनी फैक्ट्री को पेंट करने में, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। फैक्ट्री पहले से बनी हुई है, अगर आप अपनी बनी बनाई फैक्ट्री को, पुरानी फैक्ट्री को पेंट करते हैं तो ये फैक्ट्री के मेंटेनेंस के लिए है, ये फैक्ट्री के रनिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगला खर्चा, वेजेस पेड टू वर्कर, आपने अपने वर्कर्स को वेजेस पे की है, रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बोलो बेटे, आपने अपने वर्कर्स को वेजेस पे की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? उत्कर्ष का आंसर आया सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और बताओ बेटे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक बात है बेटे, ये भी हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर हम वर्कर्स को वेजेस पे करते हैं तो इससे कोई हमारी फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। दिस एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड ओनली फॉर द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे प्रेजेंट में तो रेवेन्यू को जनरेट करके देगा, प्रेजेंट में शायद ही हमारी रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को भी बढ़ा दे, लेकिन फ्यूचर की भी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी ऐसी उम्मीद करना बेकार है। इस खर्चे से आपको फ्यूचर का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ये उम्मीद करना बेकार है। अगला, वेजेस पेड, फिर से बेटे लिखा वेजेस पेड, लेकिन ध्यान से पढ़ना, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इस बार बेटे मैंने लिखा है कि वेजेस ही पे की है, लेकिन कोई एक नई मशीन हमने खरीदी थी, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। पारस का आंसर आया बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उत्कर्ष का आंसर आया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक बेटे। यहां पर मशीन इंस्टॉल करना है, मशीन हमारे लिए क्या है सर? मशीन हमारे लिए है फिक्स्ड एसेट, और जैसे ही आप मशीनरी के लिए वेजेस पे करेंगे, ये हमारे मशीन की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो इसको हमें मशीन की कॉस्ट में ऐड करके कैपिटलाइज कर देना चाहिए। जब भी मैं कहूं बेटे कि इस खर्चे को कैपिटलाइज्ड किया जाएगा,
तो आप समझ जाएं कि इस खर्चे को हम उसी कंसर्न्ड एसेट की कॉस्ट में जोड़ेंगे। एक बात याद रखना बेटे, अक्सर आपको एक वर्ड देखने मिलेगा अकाउंटिंग के अंदर, वो वर्ड होगा कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड अभी भी इंटर में भी, सीए फाइनल के अंदर भी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, दिस एक्सपेंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अब एक्सपेंस जब कैपिटलाइज लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है दिस एक्सपेंस इज टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको आप उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। आगे चलूं? यस सर। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन न्यू मशीन ₹150 एंड इरेक्शन चार्जेस ₹200 इनकर्ड। बताओ बेटे ये खर्चा कौन सा है? हमने नई मशीन खरीदी, इसके लिए बेटे फ्रेट एंड कार्टेज पे किया है ₹150 का, फ्रेट एंड कार्टेज पे हुआ है 150 का, और उसी मशीन पे इरेक्शन चार्जेस पे हुए हैं ₹200 के। बताओ बेटे पहले तो फ्रेट एंड कार्टेज बताओ बेटे, फ्रेट एंड कार्टेज रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हमने जो नई मशीन खरीदी है, इस नई मशीन पे फ्रेट एंड कार्टेज का खर्चा कौन सा खर्चा है? सर सीधी बात है, सीन यहां पर भी वही है। हमने नई मशीन खरीदी है तो ये नई मशीन पे किया जाने वाला खर्चा मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए। कब तक? जब तक वो मशीन रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती, जब तक उस मशीन से हम वो बेनिफिट लेना शुरू ना करते जो एक्चुअल बेनिफिट हमें चाहिए है। तो इसके लिए बेटे हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना शुरू कर देते। तो फ्रेट एंड कार्टेज और इरेक्शन चार्जेस दोनों ही खर्चे आपके लिए क्या होंगे बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। सर रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर बेटे इसका रीजन लिखना हो तो इसका रीजन होना चाहिए ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर, एक काम करता हूं, अगर इसका रीजन लिखना हो तो यहां पर बेटे इसका रीजन लिखा जा सकता है, रीजन ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग एसेट टू रेडी फॉर use condition is capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चा जो मशीन को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के लिए जरूरी है, किया गया है, ये खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आगे चलते हैं। सम ऑफ ₹300 was paid as compensation to 2 employees who were retrenched। हमने 2 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया। अगर हमने 2 एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया लेकिन उनको भी हमने कंपनसेशन पे किए, भाई 2 महीने 3 महीने की सैलरी शायद कंपनसेशन के नाम पे दी होगी, ये खर्चा कौन सा होना चाहिए? पारस का आंसर आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उत्कर्ष का भी आंसर आया बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का ही आंसर यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेटे अगर मैं इसका आंसर लिखूं यहां पर तो सीधी बात है बेटे आंसर इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए। बात तो सही है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने 2 एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालते समय आप अगर कंपनसेशन पे कर रहे हो तो इससे ना तो आपके फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, ना इससे आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट या आपको एंड्यूरिंग बेनिफिट इससे एक्सपेक्टेड नहीं है, इससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, तो अल्टीमेटली ये खर्चा कौन सा होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, आंसर एकदम ठीक। ओ कंपनसेशन ऑफ ₹2.5 करोड़ पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। एक वर्कर ऐसा है जिसने कहा कि मुझे वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दो, समय के पहले ही मैं रिटायर हो जाना चाहता हूं। तो यहां पर बेटे बताओ अब इस खर्चे का क्या करना चाहिए? अब 3 चीजें आ गई बेटे तुम्हारे पास। क्या ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या तो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन ऑल्टरनेटिवली मुझे इसको डेफर करा देना चाहिए और मुझे इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए। उत्कर्ष का आंसर है सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो। बात एकदम सही है बेटे, क्योंकि वैसे तो आप अगर किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन पे करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन आपके लिए
फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वैसे तो वो होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन खर्चे का अमाउंट जब बहुत बड़ा हो, सब्सटेंशियल हो, और एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना बड़ा खर्चा डालना अगर कायदे से आपको गलत लगने लगे, तब आप इसको बेटे क्या करा देंगे, डेफर्ड करा देंगे, और इसको कहना शुरू कर देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तभी हो जाएगा आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं। ₹10,000 custom duty paid on import of machine for modernization of factory production during the current year and 5,000 paid on import duty for the purchase of raw material। दो खर्चे बेटे। सबसे पहले तो यहां पर कस्टम ड्यूटी पे की है आपने किसी मशीन को इंपोर्ट करने के लिए, और दूसरा आपने एक और इंपोर्ट ड्यूटी पे की है 5,000 रुपीज की रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। तो यहां पे दो खर्च, एक खर्चा है बेटे यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी, मैं कस्टम ड्यूटी को भी इंपोर्ट ड्यूटी लिख दे रहा हूं। एक इंपोर्ट ड्यूटी पे की है बेटे आपने मशीनों के अंदर, एक इंपोर्ट ड्यूटी पे की है आपने रॉ मटेरियल के अंदर। तो मशीनों के अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे की है सर, फर्स्ट शुड बी कैपिटल एंड सेकंड शुड बी रेवेन्यू। बात एकदम सही है बेटे। मशीन खरीदने के लिए बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, मशीन खरीदने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी पे की है ये हमारे लिए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रखी है वो होगा हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस। आगे चलते हैं। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस। आपके ऑफिस में बेटे, अब ये आपके लिए थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा क्योंकि आज के जमाने में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जब किसी को अपने घर में लैंडलाइन कनेक्शन चाहिए होता था तो बीएसएनएल या एमटीएनएल वालों से लैंडलाइन कनेक्शन मिलता था और उस समय उनको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो बताओ बेटे ये खर्चा क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए? मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। उत्कर्ष ने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बेटे ये है नॉट एन एक्सपेंस, ना तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। असल में बेटे ये खर्चा है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, ये खर्चा नहीं है? नहीं। आज अगर आप अपना लैंडलाइन कनेक्शन लगवाते हैं एमटीएनएल वालों से और 8,000 रुपीज इंस्टॉलेशन के लिए देते हैं, तो एक टाइप से ये जो 8,000 रुपीज होते थे ये होते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए होते थे क्योंकि आपको लैंडलाइन कनेक्शन दिया जा रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 8,000 रुपीज ही आपसे चार्ज करते थे। जिस दिन आप अपना लैंडलाइन कनेक्शन कटवाएंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि अब मुझे लैंडलाइन कनेक्शन की और ज्यादा जरूरत नहीं है, उस दिन एमटीएनएल वाले आपको पूरे पैसे वापस कर देते थे। तो ये होता था असल में सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बेटे एक बात बताओ, आज आप भले ही एमटीएनएल वालों को 8,000 रुपीज पे कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने टेलीफोन के कनेक्शन को कटवाएंगे उस दिन ये पैसे आपको वापस भी तो मिल जाएंगे। तो क्या वाकई में खर्चा है आपके लिए? बताओ ना बेटे, क्या वाकई में आपके लिए खर्चा है? नहीं, हमने एक हाथ से पैसे खर्च किए, बाद में उसी हाथ से दूसरे हाथ से पैसे रिकवर कर लेंगे, तो ये तो एक्चुअल में हमारे लिए कोई एक्सपेंस है ही नहीं। इसीलिए बेटे ये आपका कोई खर्चा ही नहीं है, इसलिए फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको इसकी। ठीक, आप इसको रेवेन्यू या कैपिटल के फंदे में नहीं बांध सकते बेटे, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। किसी भी खर्चे को रेवेन्यू, कैपिटल या डेफर्ड रेवेन्यू के पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वाकई में वो खर्चा है भी कि नहीं है। एक बात बताओ बेटे, मैं आपसे पूछता हूं, आपने अगर बैंक के अंदर एफडी बनाई है तो बैंक में बनाई गई एफडी को आप रेवेन्यू एक्सपेंस कहोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे? बोलो ना बेटे, आपने बैंकों के अंदर अगर कोई एफडी बना रखी है तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर देन व्हाट वी विल राइट इन द आंसर? बेटे आंसर में आपको बस इतना लिखना है, मनी पेड टू एमटीएनएल इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, therefore it is neither revenue, it is not an expense, therefore it cannot be classified as a revenue or the capital, no expense। ये आपको आंसर लिखना है बेटे, बिल्कुल सही जवाब है, नो एक्सपेंस। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ₹50 वॉज पेड इन कनेक्शन विद द कैरेज ऑन गुड्स परचेज। हमने कोई गुड्स खरीदा है, उसके कैरेज के लिए बेटे हमने कुछ अमाउंट पे कर रखा है, हमने अमाउंट पे किया है 50 रुपए। बताओ बेटे इसका क्या होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक बात है, ये खर्चा भी होगा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि गुड्स खरीदा है और गुड्स हमारे लिए क्या होता है बेटे? गुड्स अपने आप में एक रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम है, इसलिए इससे रिलेटेड, इससे कंसर्न जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग,
टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइड। बताओ बेटे, हमने पुरानी बिल्डिंग गिरा दी ताकि उसी जगह पे एक नई बिल्डिंग बनाई जा सके, ये खर्चा कौन सा होना चाहिए? हाँ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक जवाब है बेटे। यहां पर ये जो पुरानी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और इस पुरानी बिल्डिंग को गिराने में जो खर्चा हो रहा है वो जरूरी है। क्यों? ताकि वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सके। बिल्डिंग आपके लिए क्या है बेटे? एक फिक्स्ड एसेट है, और ये जो बड़ी बिल्डिंग बनेगी वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होगी, जो आपकी फ्यूचर एंड्यूरिंग बेनिफिट को बढ़ाएगी। इट विल इंक्रीज द फ्यूचर एंड्यूरिंग बेनिफिट। ये आपके फ्यूचर के एंड्यूरिंग बेनिफिट को इंक्रीज करेगी, इसीलिए फ्यूचर के एंड्यूरिंग बेनिफिट को इंक्रीज करेगी, इसीलिए ये खर्चा भी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। चलो बेटे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बात आती है कौन सी? कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन से खर्चे को हम कैपिटल रिसिप्ट कहें? अभी तक हमारी किस पे चर्चा हुई है? अभी तक हमारी सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की क्या कैटेगरी होगी। या तो एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, या तो एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। पैरामीटर क्या थे? 5 पैरामीटर थे। पहला पैरामीटर, वेदर इट विल इंक्रीज द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी और नॉट। क्या इससे हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, हाँ या ना? अगर आप कहते हैं कि हाँ, इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। फिर आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस खर्चे को करने के पीछे मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या थी, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि अमाउंट इन्वॉल्व कितना था। अगर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा सकता था। इस तरीके के अलग अलग पैरामीटर में हमने अपने एक्सपेंसेस को कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई कर लिया। अब सवाल आता है कि सर, जैसे हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस को क्लासिफाई किया है, वैसे ही यह भी तो हो सकता है कि हम रिसिप्ट को क्लासिफाई करें। जो हमारे पास पैसा आ रहा है या जो हमारा बिजनेस करके हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, उस रिसिप्ट को हम क्लासिफाई करें। यानी अब बात किसकी होगी बेटे? अमाउंट रिसीव्ड। अब बात हो रही है बेटे रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब है यहां पर अमाउंट रिसीव्ड, यानी जो पैसा मिल चुका है, और रिसीवेबल, जो पैसा मिलने वाला है। यानी बेटे जब भी मैं कहता हूं रिसिप्ट की, तो प्रेजेंट की रिसिप्ट के साथ साथ जो फ्यूचर में कंफर्म आपको पैसा मिलने वाला है वो भी इसी के अंदर काउंट हो जाता है। सर रिसिप्ट की भी क्लासिफिकेशन होगी? हाँ बेटे, रिसिप्ट की भी क्लासिफिकेशन होगी। सर रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन कितनी होगी बेटे? इसकी 2 क्लासिफिकेशन होगी। सर कौन कौन सी? पहला होगा बेटे इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट। पहला होगा इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होगा बेटे इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट। अब सर इन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन कैसी होगी बेटे? इन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन समझने के लिए पहले मैं आपको अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट की किताबों में क्या लिखा हुआ है, आपका इंस्टीट्यूट इसको कैसे क्लासिफाई करने कहता है, पहले मैं इसकी बात करूंगा। उसके बाद एक जनरल पैरामीटर की बात करूंगा कि आप इसके लिए किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है सर, चलो। पहला, all cash received, all cash received or receivable, all cash received or receivable by sale of goods or by rendering of services, rendering of services, or by the way of interest, dividend, रॉयल्टी, रेंट एटसेट्रा, रॉयल्टी, रेंट एटसेट्रा। तो ये होगी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपने कोई सामान बेच के पैसा लाया है, या आपने सामान बेच के आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, या आपकी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज दे के जो आपने कैश लेके आया है वो, या तो फिर आपको सर्विसेज देने के बदले में फ्यूचर में जो कैश मिलने वाला है वो, या तो फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फ्यूचर में मिलेगा।
या तो आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और इस इन्वेस्टमेंट के बदले में या तो आपको डिविडेंड मिल रहा है या आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद या आपने अगर अपने कोई इंटेलेक्चुअल राइट्स, आपने अपने कोई अधिकार किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं और अपने उन अधिकारों के बदले में अगर आप उससे कोई इनकम लेते हैं तो वो जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी की इनकम, या तो आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को यूज करने के लिए दी हुई है और उससे आप रेंट की इनकम या तो ले रहे हैं, रेंट के नाम पे या तो उससे आप पैसे ले रहे हैं या तो आपको रेंट के नाम पे पैसा ड्यू हो गया है, फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, तो ऐसे खर्चे को आप कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी बेटे सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट, ऐसा जितना भी आपको कैश मिल रहा है या कैश मिलने वाला है, चाहो तो बेटे यहां पे लिखा जा सकता है कमीशन। अगर आप बेटे खुद किसी का, आप अपना खुद का कोई सामान बना के तो नहीं बेचते, लेकिन हो सकता है कि किसी का सामान बेचने की जिम्मेदारी आपने ले रखी हो, आप एज एन एजेंट काम करते हैं, तो एज एन एजेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कमीशन। तो जो कमीशन आपको मिलेगा वो भी आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी कुल मिला के। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी? तो बेटे हमारा इंस्टीट्यूट कहता है ऑल दोज रिसिप्ट्स which are not revenue in nature are capital receipt। लो बेटे हमारा यस कहता है कि वो सारी रिसिप्ट जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है उसको चुपचाप अपनी कैपिटल रिसिप्ट मान लेना। सर मतलब मशीन बेची, अब इसको और डिटेल में देखना है तो बेटे अगर मैंने कोई गुड्स बेचा तब ये और उससे जो पैसा मिलेगा या मिल रहा है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर मैंने मशीन बेची तो अब मशीन बेचना तो रोज का काम नहीं है मेरा, मैंने तो बेटे मशीन को खरीदते समय उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई किया था, तो अब जब उसी मशीन को बेचा जाएगा और उससे जो पैसे मिलेंगे वो होगा बेटे मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट। वैसे ही अगर बेटे मैंने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर खरीदते समय मैंने क्या क्लासिफाई किया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रोज फर्नीचर को खरीद के बेचने का तो बिजनेस है नहीं मेरा, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं फर्नीचर बेचूं तब मेरे लिए क्या हो जाएगी? ये कैपिटल रिसिप्ट। हाँ अगर बेटे मेरा फर्नीचर बना के बेचने का बिजनेस होता या रोज फर्नीचर खरीद के बेचने का बिजनेस होता तब मैं कहता कि फर्नीचर जो मैंने बेचा है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि मैं तो रोज ही फर्नीचर बना रहा हूं, रोज फर्नीचर बना के बेच रहा हूं, तो फर्नीचर इज द गुड्स फॉर माई बिजनेस। और अगर ये गुड्स है तो इसको बेचते समय मैं इसको, इससे मिलने वाले पैसों को मैं कहूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन बेटे मेरा काम तो आपको पढ़ाने का है, मेरा काम फर्नीचर बना के बेचने का नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में अगर मान लो मैं अपने ऑफिस का पुराना फर्नीचर बेच दूं और उसकी जगह ऑफिस में नया फर्नीचर बनाऊं, तब मैं बोलूंगा बेटे ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हर वो खर्चा जो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वही अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? वही अल्टीमेटली आपके लिए बन जाएगी बेटे कैपिटल रिसिप्ट। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। सर आप कह रहे थे दूसरा तरीका ही बताता हूं। हाँ बेटे दूसरा तरीका यहां पर यह है कि कैपिटल रिसिप्ट को कैसे पहचाना जा सकता है। हाँ कैपिटल रिसिप्ट को पहचानने के लिए आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बेटे बताओ मेरे पास पैसा आया लेकिन इससे मेरी एसेट कम हो गई, तो बताओ क्या है? सर अगर आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन अगर आपके पास में इससे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो ये आपके लिए होगा कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इससे होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। मेरे पास पैसा आया लेकिन इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि मैं पैसा उधार लेके आया हूं, और अगर पैसा उधार लेके आया है इससे अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब भी आपके लिए क्या हो सकता है? कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। अब अगर मान लो मेरे पास पैसा आया, इससे बेटे ना तो मेरी एसेट डिक्रीज हुई, मेरे पास पैसा आया इससे बेटे ना तो मेरी एसेट डिक्रीज हुई है, ना तो बेटे इससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ना तो एसेट डिक्रीज हुई ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो ऑटोमेटिकली फिर ये क्या बन जाता है? आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाता है। सर ये कंसेप्ट कहां से लाए? बेटे ये कंसेप्ट एक्चुअली आपकी अकाउंटिंग का नहीं है, ये कंसेप्ट आपकी इकोनॉमिक्स का है। हाँ इकोनॉमिक्स के अंदर कभी आपने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा जब आप पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th या 12th के अंदर अगर आपने सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी थी तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड।
या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक पढ़ते थे आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में अलग अलग सेगमेंट होते थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता था, बैलेंस ऑफ सर्विसेज होता था, फिर बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट होता था। तब वहां पर आप इकोनॉमिक्स में कहते थे कि अगर कोई भी पैसा हमारे पास आ रहा है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, लेकिन जिसके कारण ना तो हमारी सरकार की या इंडिया की कोई एसेट कम हो रही है और ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसे रिसिप्ट को आपने कहा था रेवेन्यू रिसिप्ट। और यही चीज आपने गवर्नमेंट बजट में ही पढ़ रखी थी। गवर्नमेंट बजट में आपने कहा था कि भाई गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों में आप ये देखेंगे कि कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंस और कौन से खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो भी आपने कहा था कि अगर हम कोई खर्चा करते हैं जिसके कारण ना तो हमारी खर्चा कर रहे हो तो या तो आपकी एसेट बढ़ेगी या तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, लेकिन मैंने कहा मैं पैसे खर्चा कर रहा हूं लेकिन इससे ना तो एसेट बढ़ रही है ना तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। उसी तरीके से आप रिसिप्ट में भी देखते थे, आपने कहा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए याद दिला रहा हूं कि अगर एग्जाम में कहीं फंस जाओ और आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो ये कंसेप्ट बराबर आपको वहां मुसीबत से निकालेगा। तो मैंने कहा बेटे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो पैसा तीन ही जगह से आ सकता है आपके पास, या तो आपने एसेट बेच दी हो तो आपको पैसा मिलेगा, या तो आपने किसी से उधार ले लिया हो तो आपको पैसा मिलेगा, और या तो फिर आपने एसेट नहीं, ना तो आपने एसेट बेची है ना तो किसी से उधार मांगा फिर भी आपको पैसा मिल गया। तो मैंने कहा अगर एसेट बेची है, पैसा मिल रहा है, तो इससे हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब आपने किसी से उधार लिया है, आपकी लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, तो अगर इसका इंपैक्ट लायबिलिटी पे पड़ता है तो ये भी आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन ना तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई ना तो आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब ये क्या होगा बेटे, आपने अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू इन फंड को जनरेट किया होगा, तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमेशा अकाउंटिंग के अंदर इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेटे आपके एक्सेप्शनल कंडीशन के लिए है। कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्लासिफाई करने के लिए और दिमाग काम ना करे, दिमाग अगर आपको परमिट ना करे और क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स एंड फिगर में ना तो सेल ऑफ गुड्स का जिक्र किया हो, ना तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का जिक्र किया हो, ना तो इंटरेस्ट का जिक्र हो, ना तो डिविडेंड का जिक्र हो, ना तो रॉयल्टी का हो, ना तो रेंट का हो, ना तो कमीशन का हो, इनमें से किसी भी आइटम का जिक्र आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं है, फिर भी आपसे कह रहे हैं कि रेवेन्यू की कैपिटल है, तो अगर क्वेश्चन को पढ़ के सीधे समझ में आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर देना। फिर भी अगर कोई डाउट है तब यहां पे इस कंसेप्ट से सोचा जा सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट हम अपनी अकाउंटिंग के लिए अंदर यूज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के जितने कंसेप्ट हम अपनी अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट ओरिजिनल फॉर्म में कभी यूज नहीं करते, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ही यूज होते हैं। इसलिए ये आपके इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जो हर जगह काम तो नहीं आएगा लेकिन कहीं कहीं आपके शायद काम आ सकता है। आइए दोस्त, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को समझने के बाद इसका भी अब एक आध क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अरे यहां नहीं, कहां है, यहां है, ये लो बेटे पहला क्वेश्चन। बोलना शुरू करो बेटे, जल्दी जल्दी बताओ, चैप्टर खत्म करना है मैंने आज ये। बेटे क्वेश्चन पूछना शुरू करूं? यस नो कुछ जवाब दो। यस सर, चलो फिर। फिक्चर ऑफ द बुक वैल्यू ₹1500 वर सोल्ड ऑफ एट ₹600 एंड न्यू फिक्चर ऑफ वैल्यू ₹1000 वॉज एक्वायर्ड, कार्टेज ऑन परचेज ₹5। लो बेटे, फिक्चर जैसे आपका फर्नीचर होता है ना, वैसे कुछ फर्नीचर के आइटम होते हैं जो आपकी दीवारों में फिक्स हो जाते हैं, जो बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स होती है, टीवी होती है, एसी वगैरह होता है जो आपकी दीवारों में फिक्स हो जाते हैं, उनको कहा जाता है फिक्चर। तो बेटे आपने पहली बात, कोई आपके पास में पुराना फिक्चर का आइटम था, इसकी बुक वैल्यू हमारी अकाउंट की किताबों में इसकी वैल्यू लिखी हुई थी 1500 रुपीज की। आपका बेटे एक फिक्चर था, फिक्चर की बुक वैल्यू थी 1500 रुपीज की, इसको बेटे आपने बेच दिया 600 रुपीज में। तो पहले 1500 रुपीज के फिक्चर को आपने 600 रुपीज में बेचा है, तो बताओ बेटे ये जो 600 रुपीज आपको मिलेंगे ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? पहला सवाल। इसके अंदर कई चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ कैपिटल रिसिप्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमने फिक्चर को खरीदा होगा तो क्या क्लासिफाई किया होगा? सर हमने इसको खरीदते समय क्लासिफाई किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अब इसी फिक्चर को बेच के जो पैसा मिल रहा है वो क्या होगा? हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब
सर 1500 के फिक्सचर को अगर 600 में बेचा जाए तो यहां पर लॉस है 900 रुपीज का। बात समझ में आ रही है बेटे? दिख रहा है लॉस? यस सर दिख रहा है लॉस। तो बताओ बेटे ये लॉस रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है? हाँ सर। प्रॉफिट या लॉस की भी कैटेगरी बनाओगे? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा बेटे, क्यों नहीं बनाऊंगा। ये बताओ बेटे ये जो लॉस है ये आपका रेवेन्यू लॉस है कि ये आपका कैपिटल लॉस है? अगला सवाल बताओ बेटे, आंसर दो। हाँ कैपिटल लॉस है, सीधी सीधी बात है। कैपिटल आइटम पे किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रहा होगा तो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल लॉस हो रहा होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि न्यू फिक्सचर, हमने बेटे एक नया फिक्सचर फिर खरीद लिया। भाई पुराना बेचा है तो उस जगह को भरने के लिए कुछ तो नया खरीदना पड़ेगा ना। तो ये कह रहे हैं कि हमने नया फिक्सचर खरीदा 1000 रुपए का और इसमें 5 रुपीज की कार्टेज पे की है। अब नया फिक्सचर खरीदा है तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन सवाल ये है कि कितने रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिर्फ इतना बताना है कि हमने जो नया फिक्सचर खरीदा है 1000 रुपीज का और इसके लिए जो 5 रुपए की कार्टेज पे की है, इसमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने रुपए का है? सर सीधी बात है, जो नया फिक्सचर खरीदा है 1000 रुपीज का ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, और साथ में फिक्सचर को यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए, रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए कार्टेज का पे किया जाना भी जरूरी है, तो कार्टेज भी ऐड करेंगे। तो कुल मिला के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यहां पर 1005 रुपीज का। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। अब ये कह रहे हैं मशीनरी कॉस्टिंग, एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस 5000 रुपीज की है, हैज टू बी सोल्ड, इसको हम बेचना चाहते हैं, ठीक है बेच देंगे। इट रियलाइजेज रुपीज 1000, इसको बेचा तो हमें 1000 रुपए मिले। न्यू मशीन इज परचेज्ड फॉर रुपीज 9000। सवाल सुनो बेटे, मैंने 5000 रुपए की मशीन को 1000 में बेचा है, ये 1000 रुपीज क्या है? फिर मैंने एक नई मशीन खरीदी है 9000 रुपए की, ये 9000 रुपए क्या है? बताओ बेटे जल्दी जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से अब तो बेटे आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा और शायद आपको आंसर मिल भी गया होगा। बोलो बेटे बोलो। हाँ 1000 रुपए कैपिटल रिसिप्ट है, बिल्कुल ठीक आंसर आया। और बताओ 1000 रुपीज इज योर कैपिटल रिसिप्ट, और 1000 रुपीज इज योर कैपिटल रिसिप्ट, और ये जो नई मशीन खरीदी है उसके लिए जो 9000 रुपए खर्च किए ये क्या है? सर ये है हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यू मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक। तो ये होगा बेटे हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसेबल ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसेबल मतलब होते हैं बेटे हमारे डेटर। सर डेटर कौन लोग होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं, वो लोग जिनसे हम फ्यूचर में पैसे रिकवर करेंगे, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे रिकवर करना है। कभी हमने किसी जमाने में इनको उधारी में गुड्स बेचा होगा, कभी हमने किसी जमाने में इनको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया होगा, अभी तक इसके पैसे नहीं मिले। ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वसूल कर लेंगे। तो वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे रिकवर करने हैं उनको कहा जाता है बेटे यहां पर डेटर्स। हाँ डेटर से अगर आपको पैसे लेने हैं तो बताओ ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? अच्छा सर रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके। और बेटे किसी के दिमाग में कोई थॉट? बताओ बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट है कि क्या? अच्छा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है बेटे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है बेटे? सवाल ये है। चलो ठीक है मान लिया मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसको अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों मान रहे हैं? बताओ ना बेटे, आप इसको अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों मान रहे हैं? बोलो बेटे। सर इट इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस। बेटे अगर मैं अपनी मशीन बेचूं तो वो भी तो मेरे बिजनेस का ही एक हिस्सा है। ठीक है रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर अपनी पुरानी मशीन में बेचता हूं तब भी तो वो मेरी बिजनेस की एक्टिविटी का हिस्सा है ही ना बेटे। हाँ तब भी वो मेरी बिजनेस की है। सर दे आर डेटर एंड बिल्स रिसेबल सो सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सर वो डेटर्स हैं या तो बिल्स रिसेबल हैं, तो किसी जमाने में हमने उनको सर्विसेज दी होंगी, इसीलिए वो डेटर होने चाहिए। एक कैपिटल एंड रेवेन्यू पेज नंबर 23।
यहां से चैप्टर मेरा शुरू होता है, ठीक है। ये वाला होमवर्क में दिया जाता है। हाँ सुनो बेटे, अब अगर आपको आपके डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे, जैसे ही आप अपने डेटर से पैसे रिकवर करेंगे, आप अपने डेटर से पैसे रिकवर करेंगे, आपके डेटर की एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और एसेट की वैल्यू कम होगी तो यह आपके लिए एक कैपिटल रिसिप्ट क्लासिफाई होना चाहिए। इट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। और सोचो बेटे, चलो दूसरा एक बात बताओ, आपने अगर डेटर से पैसे रिकवर कर लिए तो इससे डेटर की एसेट कम हो जाएगी और साइड बाय साइड आपकी कैश की एसेट बढ़ जाएगी। अब कैश की एसेट अगर बढ़ जाएगी बेटे, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं लग रहा बेटे कि एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, सीधे सीधे ये आपकी एसेट की वैल्यू पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो बताओ बेटे, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट क्लासिफाई करना है कि कैपिटल रिसिप्ट? असल में ये वाला डाउट एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था और इस डाउट को समझाने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लग गया था। तो जब एक स्टूडेंट के मन में डाउट आ सकता है तो आपके मन में भी आ सकता है। बेटा मेरा एंगल यहां पर यह सोचने का है, अगर मैं इसको इस तरीके से सोचूं कि अगर मैं अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करता हूं तो इससे मेरे डेटर्स की एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है सर बट द वैल्यू ऑफ एसेट रिमेन द सेम। हाँ बेटे, ऐसे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी, कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, तो टोटल एसेट तो लगभग लगभग उसकी वैल्यू आप कोई भी, अब जैसे मान लो मैंने मशीन बेची तो क्या हुआ बेटे, मशीन की वैल्यू कम हो गई और यहां पर कैश की वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन, अगर मान लो ना बेटे मेरे पास में कोई मशीन है, इस मशीन की बुक वैल्यू अकाउंट की बुक्स में इस मशीन की बुक वैल्यू लिखी हुई है 5,000 रुपए, यानी मेरी अकाउंट की किताबों में इसकी वैल्यू 5,000 रुपए की है। एक ग्राहक आया, उसने कहा मुझे सेकंड हैंड मशीन खरीदनी है, बेचोगे क्या? मैंने कहा बेच दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कितने में? मैंने कहा 5,000 में। उसने बेटे 5,000 रुपए में मुझसे मशीन खरीद ली। अब क्या हुआ बेटे, 5,000 रुपए में अगर मुझसे मशीन खरीद ली तो यहां पर मेरा कैश इंक्रीज हो गया, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। तो बेटे मेरे मशीन की वैल्यू 5,000 से कम हो गई और मेरे कैश की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई, और ओवरऑल देखा जाए तो मेरी टोटल एसेट की वैल्यू तो सेम है ना अभी भी। तो क्या मशीन बेच के मुझे जो 5,000 रुपए का कैश मिल रहा है इसको मैं रेवेन्यू क्लासिफाई कर दूं, क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू तो पहले भी सेम और अभी भी सेम चल रही है? बोलो ना बेटे। सर आप तो ऐसे में तो फिर हर एक पॉइंट को काउंटर करोगे। बेटे मैं काउंटर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डाउट अभी आपके मन में नहीं आएगा, ये डाउट जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तब अचानक पैदा होगा आपके अंदर, क्योंकि अभी तो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर बेटे मैं आपके पूरे के पूरे 30 चैप्टर निपटा दूंगा। अब पूरे के पूरे 30 चैप्टर जब आप पढ़ लोगे ना तो आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो चुका होगा, और जब इतना बड़ा सोच का दायरा होगा उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो जो सवाल मैं आपके सामने अभी खड़े कर रहा हूं वही सवाल आपके एग्जाम हॉल में आपके सामने खड़े होंगे, और फिर वहां पर कोई ना कोई गलती कर जाओगे बेटे। हाँ बट वैल्यू ऑफ एसेट रिमेन द सेम। हाँ बेटे वैल्यू ऑफ एसेट तो इस केस में भी सेम है, क्योंकि मैंने एक मशीन बेची, एसेट की वैल्यू, मशीन की वैल्यू मेरी 5,000 रुपए की थी, मैंने 5,000 रुपए में बेच दिया, तो अभी भी टोटल एसेट तो मेरी सेम है। मशीन की वैल्यू 5,000 से कम हो गई, कैश की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई, तो बोल दूं बेटे इसको भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट रिमेन द सेम। नहीं हो सकता सर ऐसा। और सोचो बेटे, और बताओ, और जरा ताकत लगाओ। मुझे कारण चाहिए कि अगर आप इसको कहते हैं कि सर ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है तो क्यों है, सॉरी अगर आप कहते हैं कि सर ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है तो क्यों है? हाँ बेटे सर आप ही बता दो सर। हाँ कारण यह है कि आपको अगर आपके डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो मैंने आपको कहा कि हमने किसी को किसी जमाने में, पुराने जमाने में, एक समय पहले उधारी में हमने गुड्स बेचा होगा, और बचपन से आपने यही सुन रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर। जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल्स किया है, जब तक हमें उन लोगों से पैसे नहीं मिल जाते तब तक हम उनको डेटर के नाम से पुकारेंगे। तो आपके दिमाग में एक इंप्रेशन हो गया, आपके दिमाग में एक छवि बन गई कि डेटर कौन लोग हैं? डेटर वो लोग हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया है। तो क्योंकि ये क्रेडिट सेल से पैदा हुए लोग हैं, क्रेडिट सेल से उपजे हुए लोग हैं, इसलिए इनसे मिलने वाले पैसे को रेवेन्यू रिसिप्ट मानना चाहिए। अरे बेटे सुनो, अगर आप कहते हो कि डेटर वो लोग हैं जिनको हमने कभी क्रेडिट सेल्स की थी, तो हमने बेटे इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कब रिकॉर्ड कर लिया था? इसको बेटे हमने अपना रेवेन्यू तब मान लिया था जब हमने इसको क्रेडिट में सेल किया था। याद करो बेटे, जब आपने क्रेडिट में गुड सेल किया था तब उस समय एंट्री क्या बनाई होगी अकाउंट की बुक में?
बताओ ना बेटे, जिस समय आपने अपने डेटर्स को क्रेडिट में गुड्स बेचा था तब उस समय आपने जनरल एंट्री क्या बनाई थी? हालांकि ये सवाल पूछना अभी लॉजिकल है क्योंकि मैंने जनरल एंट्री पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे पता है 11th और 12th के अंदर आपने कॉमर्स पढ़ रखी है, इसलिए आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बताओ बेटे, अगर मैं किसी भी डेटर को क्रेडिट में गुड्स बेचा जाए तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सर, अगर डेटर्स को क्रेडिट में गुड्स बेचा जाए तो उसकी एंट्री हमने बना रखी है पार्टी अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिटेड। डेटर्स यहां पे रिसीवर हुआ करते थे, डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट करते थे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे। क्रेडिट सेल्स की आप ये एंट्री बनाया करते थे, हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, इसका मतलब यहां पर आपने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट तो पहले ही रिकॉर्ड कर ली। तो पैसे कलेक्ट करते समय रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, जिस समय आपने सामान बेचा था उस समय ये बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट थी। मैंने क्या लिखा बेटे डेफिनेशन में, ध्यान से देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा? ऑल कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स, यानी जिस समय आप गुड्स को बेच रहे हैं उसी समय अगर आपको पैसे मिल जाए या आपको उसी समय एक भरोसा मिल जाए कि फ्यूचर में आपको आपके पैसे मिलेंगे, तो वो उस समय रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो जिस समय मैंने अपना गुड्स बेचा था तब मैंने सेल्स के नाम पे रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस समय क्या था? ये रेवेन्यू रिसिप्ट था। अब तो बेटे अकाउंट की बुक में डेटर नाम की एसेट रिकॉर्ड हो चुकी। अब तो बेटे आप एसेट को, एक एसेट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और जब कभी आप अपनी एक एसेट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटे, फिर वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी, वो उस समय क्या होगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। बात समझ में आई बेटे? व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एसेट, सर ऐसे तो जब हमने सामान बेचा होगा ना, जब हमने गुड्स बेचा होगा, आप कह रहे हो कि हमने गुड्स बेचा, तो गुड्स को बेचते समय हमने भी तो सर अपनी स्टॉक की एसेट को डेटर में कन्वर्ट किया है। बात तो सही है, आपने गुड्स बेचा है मतलब आपकी स्टॉक की एसेट कब हो रही है और आपकी डेटर की एसेट बढ़ रही है। इट इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो सर इसको फिर वहां पे भी कैपिटल रिसिप्ट बोल दो। हाँ बेटे, यहां पर ही मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलता, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन उन्होंने पहले बता दी कि सामान को बेचते समय जो पैसे मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो यहां पर भी फॉर्म ऑफ एसेट चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस फॉर्म चेंज ऑफ दिस एसेट, दिस फॉर्म ऑफ एसेट में इसको रेवेन्यू क्लासिफाई करना ये पहले बता रखा है और ये हमें बोल रखा है कि आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, इसलिए मेरी मजबूरी है कि यहां पर सेल को मैंने क्या क्या रखा है? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं डेटर से कैश रिकवर करने जाऊं तो वी आर मेयरली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एसेट, एसेट के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर आपके लिए क्या होगी? ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो कभी भी बेटे कोई भी एसेट आपने बेची है या एसेट किसी को ट्रांसफर करके कोई कैश रियलाइज किया है, तो यहां पर आप कोई नया गुड्स नहीं बेच रहे हैं, यहां पे कोई नई सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ये अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्लासिफाई नहीं हो सकती, तो ये होगा आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट। बेटे बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो बेटे बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर, ओके, बात समझ में आ गई। चलो बेटे, उसके बाद ये कह रहे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फर्म। बोलो बेटे, अगर मशीनरी आपकी डैमेज हुई है, उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो बताओ बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट होगी कि कैपिटल रिसिप्ट? बोलो बेटे बोलो, कोई मशीन डैमेज हो गई, आग लग गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा होगा और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस क्लेम पे किया है, तो बताओ बेटे ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी? बिल्कुल ठीक बात है, कैपिटल रिसिप्ट होगी। सर मशीनरी हमारे लिए कैपिटल आइटम था और कैपिटल आइटम है, तो इसको जब कैश में कन्वर्ट करेंगे बाय वॉट एवर मीन्स, बाय वॉट एवर रीजन, तो ये कैपिटल रिसिप्ट क्लासिफाई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बेटे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे बेटे, आपके लिए ये चैप्टर भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ सर चैप्टर खत्म हो गया? हाँ बेटे चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ बेटे, आपके पास में ये इस तरीके की मेरी बुक आई होगी, इस बुक में यही एग्जाम्पल नंबर 3 के नाम पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 थे, जो मैं आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूं ये है असल में बेटे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, ओके सर, ये है हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद जितने क्वेश्चन मेरी बुक में दिए हुए हैं, आपने इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इतने क्वेश्चन की आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सब प्रैक्टिस करने के लिए क्या पेपर पे लिख के देखना? नहीं, कोई प्रैक्टिस करने के लिए पेपर पे लिख के नहीं देखना, इतनी बेकार में लेबर करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, पेंसिल से उसी के आगे रेवेन्यू है कि कैपिटल है वो लिखना है, फिर उसका आपने आंसर एक चेक कर लेना है।
अगर आपको आपका आंसर गलत लगता है तो फिर आप समझ जाएं कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है, वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कल क्लास के अंदर आप आके पूछ लेंगे। तो यहां पर बेटे सबसे पहले तो यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है। मेरी उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 बेटे कल आप क्लास में सॉल्व करके आएंगे, ये आपके होमवर्क का हिस्सा होगा। और कल बेटे हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम होगा बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी बेटे जितने हमारे चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, अभी हमारी स्पीड कम होगी क्योंकि मैं आपका बेसिक सीए के लेवल पे लेके आना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा, आपने बेसिक पढ़ रखा है, लेकिन 11th 12th में बेसिक पढ़ते समय जहां जहां छोटी छोटी जगह पे आपकी इग्नोरेंस आई, जहां छोटी छोटी जगह पे बहुत सारी बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको लगा कि शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया, वही छोटी छोटी बातें अब आपके सीए फाउंडेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसीलिए शुरू के जो चैप्टर्स हैं, शुरू के चैप्टर्स में मुझे आपके बेसिक को और आपके कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करवाना है, आपके सामने फिर से लेके आना है, इसीलिए यहां पर हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। ठीक, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटे आपके होमवर्क का सवाल होगा। अच्छा, और कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं, मेरे पास में अभी 10 मिनट का समय है। ठीक है सर, 10 मिनट का समय है। पारस ने बेटे मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर थ्योरी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, हाउ टू स्टडी थ्योरी। देखो बेटे, आपके सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। एक है अकाउंट, दूसरा है लॉ, तीसरा है इकोनॉमिक्स और चौथा है मैथमेटिक्स। अकाउंट की थ्योरी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, ये तो बेटे अकाउंट में एक एक क्वेश्चन की थ्योरी मैं आपको पढ़ा के लिखा के सब दिखा दूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट की थ्योरी के बारे में तो टेंशन लेना बंद कर दो, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, सब एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा क्योंकि लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। उसमें अगर प्रॉपर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं किया, प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं लिखे, तो भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। इसलिए अकाउंट की थ्योरी की तो टेंशन लो ही मत। अब बच गए 2, कौन कौन से, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा लॉ। इकोनॉमिक्स में थ्योरी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कंसंट्रेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने हैं, सिर्फ आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है। और क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले सारे ए बी सी डी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको डिटेल में आंसर नहीं लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव आंसर आपको नहीं लिखने होते हैं। इसलिए वहां पर भी, क्योंकि वहां पर आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर करना है आपने कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आपके कंसेप्ट है, आपको अपने कंसेप्ट पूरे क्लियर करने हैं क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। देन यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। यहां पर भी थ्योरी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनती सर मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ बेटे, मैथमेटिक्स असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है मैथ्स, एक होता है स्टैटिस्टिक्स और एक होता है एलआर। बताओ बेटे तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है, बोलो ना बेटे। एक है मैथमेटिक्स, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है एलआर। तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बार, ये जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का, इसकी उम्र सिर्फ सीए फाउंडेशन तक होती है। सीए फाउंडेशन में शुरू होता है और सीए फाउंडेशन में ही दम तोड़ देता है, पहली बात। हाँ, पारस ने जवाब दिया ऑल 3। तो बेटे सुनो, ये सीए फाउंडेशन में पैदा हुआ, ये सीए फाउंडेशन में जन्म लेता है, सीए फाउंडेशन तक इसकी उम्र होती है और सीए फाउंडेशन में दम तोड़ देता है। मैथमेटिक्स वाला कोई भी चैप्टर ना तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास आएगा, ना तो मैथमेटिक्स नाम का कोई भी टॉपिक सीए फाइनल में आपके सामने आएगा, पहली बात। तो अगर आप अपनी सीए की जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चैप्टर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपके बचे हुए 3 सब्जेक्ट। और इन 3 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण समझाता हूं, सुनो। तो सर जब मैथ्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे? हाँ, मैथ्स के अंदर बेटे जब आप अरिथमेटिक की बात करते हो, अरिथमेटिक मैथ्स के अंदर बात करते हो, तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। सर वो कौन कौन से? एक है बेटे आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन मैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सीए फाउंडेशन के।
हाँ, दूसरा बेटे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, एक इसके अंदर और एक चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन। अब शायद ये आपके चैप्टर में से या आपके सिलेबस में से स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन एक चैप्टर अभी भी है, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेटे रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले तो मैं अरिथमेटिक्स की बात करूं तो ये 4 टॉपिक आपके लिए, सर वो था ना सर, एक सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन कोई काम का नहीं है फ्यूचर में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर उसके कोई भी वर्किंग यूज नहीं होती है सर। वो भी था ना सर, इंटीग्रेशन है, सब फालतू है, सब बेकार है। इनकी उम्र सिर्फ सीए फाउंडेशन तक ही है, यहीं पर ये शुरू होते हैं, यहीं पे पैदा होते हैं, यहीं पर ये खत्म हो जाते हैं। फ्यूचर में इंटरमीडिएट में फाइनल के अंदर इसमें से किसी भी टेक्निक का आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। और यहां पर बेटे जो आप कह रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर रेशन प्रपोर्शन, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको अभी सीए फाउंडेशन में यूज करेंगे, फिर इंटरमीडिएट में यूज करेंगे और सीए फाइनल में भी यूज करेंगे। लेकिन बेटे इसमें अगर मैं बात करूं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और लीनियर इनइक्वालिटी, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका सीए फाइनल के अंदर। एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग, उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल तक के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पहली बात तो। अच्छा सर, दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स, VIMP। ये स्टैटिस्टिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं आप सेंट्रल वैल्यू, जिसके अंदर आप मीन मीडियन मोड निकालते हैं। फिर उसके बाद में आप पढ़ते हैं डिस्पर्शन, जिसके अंदर आप वो स्टैंडर्ड डेविएशन और दुनिया भर का वो निकालते हैं ना, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो दुनिया भर के डेविएशन निकालते हैं, वो टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन। उसके बाद में एक टॉपिक आएगा बेटे आपका कोरिलेशन, और एक टॉपिक इसी के साथ आता है रिग्रेशन। इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक, उसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितने भी टॉपिक हैं बेटे, ये पूरे के पूरे टॉपिक जैसा आप अभी पढ़ोगे, ये पूरे के पूरे टॉपिक वैसा ही आपके सीए फाइनल में एसएफएम वाले चैप्टर के अंदर आके चिपक जाएंगे। जितने फॉर्मूले इन चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले दोबारा घूम के वापस आएंगे। पहली बार कब? पहली बार दोबारा घूम के वापस आएंगे ये सीए इंटरमीडिएट में। सो सीए इंटरमीडिएट में वापस आएंगे। हाँ बेटे, सीए इंटरमीडिएट में एक टॉपिक है एफएम एंड इको। मैंने बताया भी था बेटे, ग्रुप 2 के अंदर एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का होता है ना, उसके अंदर ये सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्शन, कोरिलेशन और रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं एक बार आपको यहां काम आएंगे, और दूसरी बात सीए फाइनल के अंदर एसएफएम के अंदर इनका भरपूर इस्तेमाल होगा। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि बेटे स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक्स और एलआर तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेटे आपको कहना चाहिए स्टैटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बेटे सीए फाउंडेशन में भी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में भी काम आएगा और सीए फाइनल के अंदर भी काम आएगा। सर एलआर को तो बेटे छोड़ी दो, होना नहीं होना सब बराबर है, वो तो 20 नंबर फ्री के देके जाता है, इसलिए अच्छा लगता, बात खत्म। बाकी एलआर की इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हां, अगर एक एलआर की इंपॉर्टेंस है तो एलआर की इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एलआर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको एलआर को पढ़ने से आपकी रीडिंग और इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से तोड़ना शुरू कर देते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिकोड करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन फ्रेम करते समय आपको कहां बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन के साथ अगर आपका एलआर के ऊपर अच्छा कंट्रोल है तो आप ये समझ लें कि बाकी सब्जेक्ट में एलआर सिर्फ और सिर्फ कहां हेल्प करेगा, आपकी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने में, क्वेश्चन को डिकोड करने में, और कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप छोटी बहुत सिली मिस्टेक, थोड़ी बहुत गलती ना कर जाओ, इसको बेटे एलआर ठीक कर देता है। इसीलिए मुझे एलआर देखा जाए तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। जो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ बेटे आपके लिए स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने फॉर्मूले आप देख रहे हैं, जितने फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपके इंटरमीडिएट और फाइनल में भी काम आएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर बेटे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये टॉपिक्स आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सर हमें करना क्या चाहिए बेटे? मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्टैटिस्टिक्स पे कंसंट्रेट करो। स्टैटिस्टिक्स पे कंसंट्रेट करने से आपको डबल एडवांटेज मिलेगा। पहली बात तो स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो काफी ट्रेंडी क्वेश्चन होते हैं। जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके के आए हैं लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरा, मैथ्स के अंदर आप हर एक चैप्टर के अंदर देखेंगे भर भर के वैरायटी होती है। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती, और बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होने के चक्कर में स्टैटिस्टिक्स जल्दी से पढ़ के खत्म भी किया जा सकता है, इसको जल्दी से समझा भी जा सकता है, और जल्दी से समझने के बाद पढ़ने के बाद इसमें अच्छी स्कोरिंग भी की जा सकती है। दोस्त, अगर आपको मैथमेटिक्स में डर लगता है, जो खासकर साइंस के स्टूडेंट नहीं होते, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते, सीए के स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्होंने प्लेन कॉमर्स ले रखी होती है, एडिशनल मैथ्स भी नहीं ले रखी होती है, उनको मैथमेटिक्स में डर लगता है। मैं कहता हूं बेटे डरने की बात नहीं है। डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पहले पास होने का जुगाड़ देखो। और मैं पासिंग मार्क्स मानता हूं 45 मार्क्स, हालांकि ये ज्यादा है मानता हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी 45 मार्क्स को अपना एक पासिंग परसेंटेज मानता हूं। आपको बेटे मैथमेटिक्स में मिनिमम पहले तो 45 मार्क्स का जुगाड़ करना चाहिए। वो कहां से होगा? वो बेटे जुगाड़ होगा स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स बेटे लगभग आपको 30 मार्क्स की व्यवस्था करके दे देगा। एलआर लगभग आपको 10 मार्क्स की व्यवस्था करके दे देगा। 40 मार्क्स तो ये हो गए, और बाकी 5 मार्क्स आप मैथ्स में कितना भी घटिया तरीके से पढ़ोगे, कितना भी कम पढ़ोगे, कोर्स भी कंप्लीट नहीं भी करोगे, तब भी मैथमेटिक्स के ये जो बेसिक चैप्टर हैं जो आपको सीए फाइनल तक काम आने वाले हैं, वो कम से कम 5, 10, 15, 20 नंबर तो देंगे ही देंगे ना आपको। तो मैथमेटिक्स के अंदर नंबरों का जुगाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले पास होने का जुगाड़ करो, उसके बाद जो मिला वो बोनस। पहली बात तो हाँ सर हमको तो एआईआर करना है, बेटे एआईआर करना है, तब तो बेटे घिसो अपने आप को, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि पहले आदमी को अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको सेव करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया इस तरीके से आपके काम करने का तरीका होना चाहिए, और डरने वाली यहां पर कोई बात नहीं है। बिकॉज यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं बेटे। सेंट्रल वैल्यू यानी अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये बेटे आपने 11th क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स में निकाल रखा है। डिस्पर्शन बेटे आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। कोरिलेशन और रिग्रेशन आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। नया टॉपिक है तो क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तब भी आपने मिनिमम इतनी चीजें तो पहले पढ़ रखी है ना 11th में, तो कहीं से ये चीज आपको दिक्कत देगी नहीं। इसलिए मैथ्स से कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अच्छा खासा स्कोर यहां पे किया जा सकता है। सर लॉ के थ्योरी की बात करो, इसका क्या कर रहा है? हाँ बेटे, लॉ के थ्योरी के अंदर पढ़ना कैसे चाहिए? तो पढ़ने के लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि आप इसकी माइंड मैपिंग करें। सर माइंड मैपिंग कैसे करें? अगर आज आप किस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी से ही पढ़ रहे हैं, हो सकता है बेटे आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, किसी की क्लास आपने यहां लगाई हो, किसी की क्लास आपने वहां लगाई हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपको बस रोज रात को एक काम करना है। सर क्या काम करना है? इस तरीके से बेटे आपको एक नोटबुक मेंटेन कर लेनी है। ठीक है सर, हमने नोटबुक मेंटेन कर ली। सर फिर आप बोलोगे नोट्स बनाओ, नहीं 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 बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। करना यह है, आज आपने जो भी पढ़ा, आज आपने अपने क्लास में वीडियो लेक्चर देखे या क्लासेस लगाए, जो भी किया हो, आज आपने जितना पढ़ा, शाम के समय आराम से एक कप चाय पीने के बाद, बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत होने के बाद, आराम से बिल्कुल सोचेंगे। और क्या सोचेंगे? आपको आंख बंद करके सोचना है कि आज मैंने लॉ में क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, आज मैंने लॉ के अंदर सेक्शन 3 पढ़ा था। सेक्शन 3 किससे रिलेटेड था? अब अगर याद नहीं आया तो ऐसा नहीं कि बुक खोल के देखने बैठ गए, ये काम नहीं करना है आपने। आपने करना यह है कि आज आपने जो पढ़ा है उससे आपको जो जो शाम को याद आ रहा है, ठंडे दिमाग से आंख बंद करके उसको यहां पर लिख लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना लॉ में। है सर, इससे पढ़ाई हो जाएगी? अरे रुको तो बताता हूं ना बेटे। असल में जो आपने सुबह पढ़ा है अपनी क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर, अगर आपने उसको इस तरीके से यहां पे लिख लिया तो एक बात तो पक्की है कि जो आपका लिखा हुआ है वो अगर आपको शाम तक याद है, इसका मतलब वो तो परमानेंट आपकी मेमोरी में जाके छप गया, ये तो श्योर हो गया।
इसके बाद अब जो जो आपसे छूटा हुआ है उसके लिए बेटे आप यहां पर दूसरे नोट्स बनाएं। एक नोटबुक आपने ये बना ली, एक नोटबुक और बनाओ। अब जो चैप्टर आज आपने पढ़ा था उसका दोबारा लेक्चर नहीं देखना है, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है अब आपको पढ़नी है, और पढ़ने के बाद दोबारा अब आपको क्या क्या याद आता है वो इसी पेज में लिखना है जहां पर आप याद कर करके सोच सोच के लिख रहे थे कि मुझे कितना कितना याद है। इतना कर लो। बड़ी मुश्किल से बेटे आपकी जो 100 या 200 पेज की जो नोटबुक होगी वो 100 और 200 पेज की नोटबुक के अंदर आप अपने लॉ के इतने फिल्टर्ड नोट्स बना चुके होंगे कि एग्जाम के समय सिर्फ एक दिन के अंदर आपकी पूरी कॉपी पलटेगी और आपको आपका पूरा का पूरा लॉ एक ही दिन में याद आ जाएगा, गारंटी है। जितनी बार आप कॉपी पलटाओगे ना उतनी बार बोलोगे अरे इसके अंदर तो ये था, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी याद है, ये भी याद है, अपन तो सब लिख लेंगे बस, और करना कुछ नहीं है। लॉ में और इंपॉर्टेंट चीज कब प्ले होगी? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिवीजन। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका हो तब उसके बाद आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले आप कोर्स को कंप्लीट करते समय इस तरीके से नोट्स को बनाएं। पहले आप आराम से आंख बंद करके सोचें, आज की क्लास का, आज के लेक्चर का आपको जो जो याद हो पहले आप उसको लिखें, उसके बाद में उसी चैप्टर के नोट्स को एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद अब आप इसको दोबारा इसके नोट्स बनाएं, और फिर इस तरीके से फिल्टर्ड नोट्स जो आपके पास में होंगे ये आपके रिवीजन के समय बहुत काम आएंगे और ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा देंगे। तो इस तरीके से बेटे मेरे हिसाब से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। ठीक है पारस बेटे, यही सवाल था आपका? पारस बेटे यही सवाल था, डाउट क्लियर हुआ? यस सर हो गया। चलो बेटे बाकी की बातें हमारी कल होंगी, 10:30 हो चुकी है, अगली क्लास का टाइम है बेटे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बाय बोलो बेटे। यस सर, बाय सर, ओके सर, टेक केयर सर, ऐसा कुछ तो बोलो। मालिक बाय सर, थैंक यू, हाँ ये भी चलेगा।